हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। कॉन्सेप्ट जो लिक्विडिटी होती है वो होती है मनी। तो मनी का जो एडजस्टमेंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो का यूज़ करते हैं, ठीक है, सीआरआर का यूज़ करते हैं, बैंक रेट का यूज़ करते हैं, एमएसएफ का यूज़ करते हैं, एनडीटीएल, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। एक और है एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई है क्या, ठीक है, आरबीआई की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले इसका एक्ट आया था 1934 में। 1934 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1935 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो पहले था इनिशियली 1935 से 1937 तक वो कैलकाटा था। वो इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है। आफ्टर 1937 बॉम्बे कर दिया गया था इसको हेडक्वार्टर को, और अब बोलते हैं इसको मुंबई बोलते हैं। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अब फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, अंग्रेज थे। इन्होंने ही आरबीआई का गठन करवाया था। आरबीआई का आइडिया लेके कौन आए थे? ओसबॉर्न स्मिथ। अब नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस सीडी देशमुख, ठीक है। अभी करंट में कौन से हैं? वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा फैक्चुअल था। अब इसमें और देखें तो इसका हेड ऑफिस, तो एक इसका हेड ऑफिस है, 27 रीजनल ऑफिसेस हैं और 4 सब रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें बोर्ड देखें तो इसमें इसके बोर्ड में कौन कौन हैं? तो सबसे पहले एक गवर्नर होता है, इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और 14 डायरेक्टर्स, ठीक है। ये एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर और 14 डायरेक्टर प्लस 2 ऑफिसर, ठीक है, 2 ऑफिसर और होते हैं। ये कॉम्पोजिशन है आरबीआई का। अब देखते हैं हम आरबीआई के फंक्शंस। तो इसमें फंक्शंस में क्या क्या है? तो सबसे पहले है इट एक्ट एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स का काम कौन करती है? आरबीआई। जैसे किसी भी बैंक से लोन लेना हो गवर्नमेंट के लिए, या बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से आईएमएफ से लोन लेना हो, तो उसके लिए इसका काम कौन करेगा? गवर्नमेंट का, आरबीआई, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना किसका काम है? आरबीआई का। इट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसमें जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन करता है? आरबीआई, क्योंकि ये बैंकर का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अब अगला देखें तो हैंडल बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, ये अभी वही बोला मैंने, ठीक है। इशू करेंसी इन द कंट्री, करेंसी इशू करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई इज अ गार्जियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट एंड बैंकर्स टू बैंक्स। अब जो भी बैंक्स होती हैं, अब आरबीआई क्या है? आरबीआई एक मॉनेटरी फोरम बना दिया गया है इसको, इंडिया का मेन, ठीक है। अब इसमें ये रहता है कि जो भी छोटी छोटी बैंक्स हैं, ठीक है, अब बैंक्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करने का, उनके ऊपर एक मेन अथॉरिटी होनी चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए आरबीआई को बनाया गया है, ठीक है। इट एक्ट एज अ बैंकर टू दी बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए बैंक का काम कौन करती है? आरबीआई। अब इसमें आगे देखें तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट का काम करती है किसके लिए? बैंक्स के लिए। यदि बैंक्स का दिवालिया हो गया, जैसे उसके पास फंड नहीं बचा लेकिन उसके पास लोग आ रहे हैं पैसा लेने के लिए, तो उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है कोई भी बैंक के पास, तो जाती है वो किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई उसको लोन देती है, जो आगे हम पढ़ेंगे कैसे किस किस रेट पे देती है, वो सब इसका काम होता है आरबीआई का। अब है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये मनी का सप्लाई, जो मनी की सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी होती है उसको एडजस्ट करता है। जैसे लिक्विडिटी, जैसे मनी जो अपना इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जिससे महंगाई बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई का काम होता है। आरबीआई के पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसको आगे चल के अपन देखते हैं, जैसे सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, एमएसएफ, और ये सब रेपो, रिजर्व रेपो, इन सब से ये आरबीआई कंट्रोल करती है। तो अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारा रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में को हम यदि एग्जांपल से देखें तो ये आरबीआई है, ये बैंक्स है। तो सबसे पहले ऐसे देखें कि यदि हमें लोन चाहिए होता है, एक नॉर्मल आदमी को लोन चाहिए होता है, तो वो किसके पास जाता है? वो बैंक्स के पास जाता है, बैंक्स से लोन लेता है। लेकिन यदि बैंक को लोन चाहिए हो, तो बैंक को लोन चाहिए हो तो वो किसके पास जाएगी? यदि बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। आरबीआई इसे लोन देगी, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक्स हमसे क्या मांगती है? सिक्योरिटी, ठीक है। यदि उसको सिक्योरिटी देंगे तब जाके वो हमें लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही इनका रहता है कि बैंक को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं आरबीआई को, तब जाके इनको लोन मिलता है। तो बैंक्स क्या करती हैं? गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको
डिपॉजिट करती हैं आरबीआई के पास और आरबीआई इनको लोन दे देती है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गई, ठीक है, बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स हो गए, कुछ कंपनीज के शेयर्स हो गए, ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब इनको यदि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी किसको, आरबीआई को, तो आरबीआई इनको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब जैसे लोन इसका रेपो रेट है 5%। यदि आरबीआई ने डिसाइड किया कि मैं 5% के रेपो रेट पे आपको लोन दूंगा, वो भी ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, 5% इस पर काटेगी, परसेंट जो भी काटेगी। जैसे किसी बैंक को 100 रुपीज़ का लोन लेना है आरबीआई से, ठीक है, 100 रुपीज़ एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो यदि 100 रुपीज़ चाहिए किसको, बैंक्स को, तो आरबीआई क्या करेगी, उसमें से 5% काट के पहले ही रख लेगी। जैसे आरबीआई को 100 रुपीज़ देने हैं तो वो कितने देगी, 95, ठीक है, 5% अपने पास रख लेगी और ये बैंक्स को दे देगी, ठीक है, बैंक को दे देगी। अब बैंक को जब रिटर्न करना होगा, जब बैंक्स को इसका जो भी चुकाना होगा, पैसा चुकाना होगा, तो वो क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको खरीदनी पड़ेंगी, वो भी कितने में, 100 रुपीज़ में, ठीक है। ये होता है रेपो रेट, ठीक है। अब इसको आगे देख लें, तो रेपो रेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। द करंट रेपो रेट इज 6.5, ठीक है। ये करंट रेपो रेट है, ये चेंज होता रहता है, कई बार चेंज होता है, ठीक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इफ़ द आरबीआई लोअर्स द रेपो रेट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। यदि आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, ठीक है, जैसे 10% था रेपो रेट, ठीक है। अब बैंक्स क्या करेंगी, आरबीआई से पैसा लेगी 10% पे, ठीक है, बैंक्स ने आरबीआई से 10% पर पैसा लिया और ये हमें लोन प्रोवाइड करेगी नॉर्मल पीपल को, वो कितने पे करेगी, 12% का इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। ये 10% का इंटरेस्ट लिया, यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट हमसे ले रही है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट को 10 से 5 कर दिया, 5% कर दिया, तो बैंक्स के लिए कितने में मिलेगा, 5% में मिलेगा। तो बैंक यहाँ हमसे कितना लेगी, 7%, ठीक है। मैं एक एवरेज देखें तो ये 7% देगा, तो ये हमारा 12 से 7% हो गया। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि हमें कम रेट, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, तो हम ज़्यादा लोन लेंगे, तो इसमें मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं हम रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो क्या होता है, रेपो रेट का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, जब क्या होता है मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, महंगाई ऊपर जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो किसको बेचती है, बैंक्स को, ठीक है। अब बैंक्स को बेचा, वो भी कम रेट में, जैसे 5% रेट में बेचा, ठीक है, रेपो रेट है 6%। तो इसमें क्या रहेगा, बैंक्स क्या करेंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगी। तो इनके पास जो मनी का फ्लो होगा, जो बहुत सारा मनी होगी, वो बल्क में आ जाएगी किसके पास, आरबीआई के पास। तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो आरबीआई ऐसे करके मनी को, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें डेफिनेशन देखें, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक व्हेन देयर इज अ एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। मनी का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। अब है हमारा CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, कैश का जो कुछ परसेंटेज भाग, जैसे किसी ने पैसे दिए हैं, कस्टमर ने पैसे आए हैं बैंक के पास, तो बैंक के पास यदि 100 रुपये आए हैं तो कुछ 20 रुपये, जैसे यदि आरबीआई ने डिसाइड किया कि 20% कैश रिजर्व रेशियो है, तो आपको बैंक के पास, आरबीआई के पास उतना पैसा, 100 में से 20 रुपये आरबीआई के पास सेफ रखने पड़ेंगे, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कस्टमर है, कस्टमर ने आके बैंक में डिपॉजिट किए 100 रुपीज़, ठीक है। अब आरबीआई ने बोला कि कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए और बैंक्स की सिक्योरिटी के लिए आरबीआई क्या करती है, इसमें ऐसे उन्होंने 20% बोला कि 20% जो भी कैश है टोटल आज का, एनडीटीएल जो आज का कैश है, उसमें आप 20% आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे, तो CRR, अब इसकी डेफिनेशन देखें तो CRR इज अ स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। अब ये क्या है, नेट डिमांड मतलब जो भी हमारी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में जो भी होती है सेविंग्स होती हैं, और टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। ये होता है NDTL, विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज अ रिजर्व आइदर इन कैश और
डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑन डेली बेसिस। अब डेली बेसिस पे जो भी पैसा आता है बैंक्स के पास, उसका कुछ परसेंट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज उसको डिपॉजिट करना होता है किसके पास, आरबीआई के पास, वो भी कैश में, ओनली कैश होना चाहिए, उसको डिपॉजिट करना होता है आरबीआई के पास। नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, जैसे पहले मिल रहा था किस पे, रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो पे, इन सब पे इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन इस पर जो कैश रिजर्व रेशियो है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आइदर स्टोर्ड इन बैंक्स वॉल्ट और सेंड टू आरबीआई। तो ज़्यादातर क्या होता है, इसका जो पैसा होता है सीआरआर का, वो आरबीआई के पास सेंड करना होता है, ठीक है। अब डेली बेसिस पे आरबीआई को जो पैसा है वो ट्रांसपोर्ट करने में जो कैश होता है उसमें कुछ दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आरबीआई बोलती है कि आप अपने सेफ वॉल्ट में इस पैसे को स्टोर करके रखें, और हम कभी भी रेड करके हम कभी भी जांच कर सकते हैं कि आपके पास वो पैसा इकट्ठा रखा हुआ है कि नहीं आपके वॉल्ट में, ठीक है। आरबीआई के पास भेजना होता है, लेकिन आरबीआई बोलती है कि बैंक्स के पास रख सकते हो, तुम अपने पास रख सकते हो। अब देखते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो पढ़ा, सीआरआर पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा। तो अब देखते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है, एसएलआर में द शेयर ऑफ एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन अ सेफ और लिक्विड एसेट, ठीक है। जो भी है एनडीटीएल का जो भी है शेयर है उसको लिक्विड एसेट में रखना होता है, किसको, बैंक को, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे लिक्विड कैश होता है और गोल्ड होती है। लिक्विड कैश मतलब जो तरल कैश होता है, जैसे बोलें तो कैश नोट्स वगैरह और जो भी है, और गोल्ड के रूप में रखना होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में एनडीटीएल का कुछ शेयर रखना होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। मेंटेन विद द बैंक इटसेल्फ 2007 अमेंडमेंट, 2007 के अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। जो भी जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको बैंक्स के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसका पर्पस क्या है, अब पर्पस है इसका इनेबल्स गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स। अब गवर्नमेंट को बल्क में मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो किसके पास जाएगी, वो बैंक्स के पास जाएगी। तो बैंक के पास यदि पैसा होगा तब जाके उसको गवर्नमेंट को मिलेगा, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए होता है पैसा। तो उसके लिए जो एनडीटीएल का जो पैसा होता है, इनेबल गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट मनी बोरो कर सकती है कोई भी बैंक से, ठीक है। एंड इनफ कैश टू रन बैंक। अब डेली बेसिस पे जो काम होते हैं बैंक को रन करने का, जो भी पैसा देना है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी इस पैसे की ज़रूरत होती है। बैंक्स अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो पैसा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का, उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 0 से 40% तक इसको एसएलआर में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सीआरआर और एसएलआर। जैसे सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये दो टाइप का जो भी पैसा है उसको रखना पड़ता है बैंक को अपने पास में आरबीआई के तहत, ठीक है। तो अब इन दोनों को करना होता है, तो सीआरआर प्लस एसएलआर, व्हेन सीआरआर रेट इज 6% एंड एसएलआर रेट इज 20%। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले किसी ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, किसी पर्सन ने बैंक में आके 1000 डिपॉजिट किए, ठीक है। अब उसमें से कितना पैसा बैंक को जो लोन देने के लिए, किसी को देने के लिए बचता है, उसको देखते हैं। तो सीआरआर, तो सबसे पहले 20%, ये 6%, 1000 का 6% कितना होगा, 60 रुपीज़, ठीक है। अब 60 रुपीज़ सीआरआर में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, और एसएलआर 20%, तो 200 रुपये इसको बैंक को एसएलआर के रूप में रखना होगा, ठीक है। तो अब इसके पास कितना, टोटल 260 रुपीज़ आरबीआई के पास या उसके वॉल्ट में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, ये किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। अब बचा कितना, 1000 में से 740 रुपीज़ बैलेंस, तो ये जो 740 बैलेंस होता है ये ही बैंक किसी को दे सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लोन। अब ये 740 रुपये हैं, 740 रुपीज़, ये केवल ही बैंक लोन को दे सकती है, ठीक है। उसमें ये 1000 रुपये किसी ने दिए हैं तो 750 रुपये ही बस बैंक किसी को लोन दे सकती है, बाकी इसको अपने साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैंक रेट, ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट है चार्ज अगेंस्ट लोन ऑफर टू बैंक्स बाय आरबीआई, ठीक है। अब बैंक रेट ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे रेपो रेट क्या था, रेपो रेट ओवरनाइट के लिए होता था, बस 24 घंटे के लिए आप हमसे लोन ले रहे हो, ठीक है, उसका रेट अलग होता था। अब ये क्या है, बैंक रेट। अब बैंक रेट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग मैक्सिमम 28 डेज। अब वो क्या था, वो एक दिन के लिए था रेपो रेट। अब ये एक के बाद जिसको भी चाहिए होता है वो 28 डेज के लिए आप बैंक रेट के ऊपर ले सकते हैं। तो इसका जो बैंक रेट होता है वो अलग होता है आरबीआई का, ठीक है। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे रिवर्स रेपो या रेपो में क्या होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी होती थी किसके साथ, आरबीआई के साथ। लेकिन बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल जरूरी नहीं होता, कोई भी सिक्योरिटीज जरूरी नहीं होती, बैंक्स को डायरेक्टली उनको लोन मिल जाता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म
अप टू मैक्सिमम 28 डेज के लिए, ठीक है। डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंज्यूमर, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कैसे करती है कंज्यूमर्स को, बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो अब इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स को लोन मिलता है वो बल्क में मिल जाता है, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटीज भी डिपॉजिट नहीं करनी होती और इसका रेट लगभग रेपो रेट से कम होता है। तो इसके तहत ये होता है कि यदि बैंक्स को इससे लोन मिल गया है, ठीक है, बैंक्स को आरबीआई के द्वारा पैसा मिल गया है तो बैंक्स क्या करेगी, लोन देगी। तो नॉर्मल पीपल को लोन मिलेगा, ठीक है, आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ये कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अब आगे देखें तो MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। MSF, अ फैसिलिटी थ्रू विच अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक, ठीक है। ये MSF में अलग होता है। MSF में ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी और ले सकती हैं आरबीआई से। दिस एक्ट एज अ सेफ्टी बल्ब फॉर द बैंकिंग सिस्टम इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक। अब क्या होता है, कभी बैंक्स में फंड की कमी हो जाती है, दिवालिया हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यदि बैंक्स में फंड की कमी हो जाती है तो डायरेक्टली ये आरबीआई के पास जा सकते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा एडिशनल लोन चाहिए क्योंकि हमारे पास फंड की बहुत ही कमी हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी अनएक्सपेक्टेड जो भी लिक्विडिटी शॉक्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो आरबीआई होती है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। बोरो फंड्स अप टू 1% ऑफ NDTL ऑफ SLR, ठीक है। जो भी NDTL डिपॉजिट होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, NDTL का, उसका बस 1%, 1% तक ये MSF के द्वारा बैंक्स लोन ले सकती हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन होता है ये कि जब बैंक्स को लोन मिलने की मतलब लोन कहीं से मिलता नहीं है और बैंक्स के पास फंड की बहुत कमी हो जाती है, तब जाके ये MSF का यूज़ होता है, आरबीआई इसको लोन देती है, ठीक है। आरबीआई बैंक्स को लोन देती है और उसको ये लिक्विडिटी शॉक से बचा लेती है, ठीक है, मोर देन रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है, जैसे रेपो रेट कितना है 5% है, तो इसमें ये जोड़ देते हैं 0.25%, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली देखें तो 0.25 जोड़ दिया तो 5.25% के इंटरेस्ट पे आरबीआई इनको लोन देगी, ठीक है, बैंक्स को, लेकिन बैंक्स को लिक्विडिटी शॉक से बचा लेगी। अब हम कुछ अदर लेंडिंग रेट्स देखते हैं जो भी नॉर्मल पीपल को दिए जाते हैं, जैसे बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, MCLR, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। ये सब तीनों कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस रेट है, ठीक है। अब बेस रेट क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में। इसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट गिव लोन, ठीक है। अब ऐसे यदि 5% आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि 5% से कोई भी बैंक, अब क्या होता है कि बैंक्स का भी कंपटीशन चलता है, तो एक ये बैंक है, A बैंक है, एक B बैंक है और एक C बैंक है। अब बैंक्स में ये लोन देने के लिए ज़्यादा मारामारी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, ये बैंक है, A नंबर की बैंक है, तो ये क्या करेगी 5% पे लोन देगी, ठीक है। अब कंपटीशन में आके B जो बैंक है वो जाके 4% पे लोन देने लगेगी, 4% इंटरेस्ट पर लोन देने लगेगी। अब C क्या करेगी, वो भी कंपटीशन में पीछे आ रही है, तो वो क्या करेगी 3% पर लोन देने लगेगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस शॉक से बचने के लिए क्या करती है आरबीआई का एक फिक्स रेट डिसाइड कर देती है कि ये जो फिक्स रेट है, जैसे 5% रेट है, कि कोई भी बैंक 5% से नीचे, ठीक है, 5% से कम कोई भी बैंक इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट से कम कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, ठीक है। ये होता है बेस रेट, नॉट डिपेंड ऑन रेपो रेट चेंजेस, ठीक है। ये फिक्स होता है, रेपो रेट के चेंजेस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस रेट पे ये एकदम फिक्स होता था। ये हमारा पहले था, ठीक है। अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या लिया है, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 2016, ठीक है। 2010 में वो आया था, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, रिप्लेस कर दिया था बेस रेट को, ठीक है। अब बेस रेट में यही होता था कि एकदम फिक्स रहता था रेट, ठीक है। बैंक्स के लिए भी थोड़ा सा कठिन होता है कंपटीशन में आगे आना, ठीक है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट गिव लोन, ठीक है। इसमें भी ये रहता है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर देती है बैंक, लेकिन कभी कभी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। MCLR में चेंज होते रहते हैं, लेकिन बैंक्स उसमें चेंज नहीं होते टाइम टू टाइम, ठीक है। डिपेंड ऑन रेपो रेट चेंजेस। अब इसमें ये रहता है कि जो भी रेपो रेट में चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर इसमें बेस रेट में भी चेंज होते रहते हैं। तो ये है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, तो जो भी आरबीआई ने डिसाइड किए हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। अब क्या होता है, बैंक्स जो होती हैं, बैंक्स के पास जो पैसा होता है वो चाहते हैं कि
कोई एक ही बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो लोन ले लें और उनसे सिक्योरिटीज़ भी अच्छी रहती है, तो सिक्योरिटी ये रहती है कि उनके पास वापस आ सकते हैं, एनपीए नहीं बनता, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नहीं बनते हैं। तो उसके लिए क्या करती हैं बैंक्स, बड़े बड़े कंपनीज को लोन देना प्रायोरिटाइज करती है। लेकिन अब जो मार्जिनल सेक्शन है उनको भी लोन्स की ज़रूरत होती है, जैसे छोटी छोटी कंपनीज हो गई, जो स्मॉल सेक्टर हो गए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, ठीक है, उन लोगों को भी लोन्स की ज़रूरत होती है, तो उन पर इनका कम ध्यान रहता है। इसलिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर्स को डिसाइड कर दिया कि ये प्रायोरिटी सेक्टर होंगे, इन पर आपको भी ध्यान देना होगा बैंक्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, रिटेल ट्रेड लोन्स हो गए, एजुकेशनल लोन हो गए, ये सारे जो हैं इनको एक प्रायोरिटी सेक्टर में जोड़ दिया है, ताकि जो भी बैंक्स होती हैं इनको मैंडेटरी होता है कि इनको लोन्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में, जिसमें जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं वो आरबीआई कैसे करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सारे जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये सारे बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।